हम लोग हिस्ट्री की क्लास देख रहे हैं। क्लास 7 है, चैप्टर 4 है। ये थी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग मनसबदारी और जागीर के बारे में देखेंगे और इससे पार्ट 1 आप लोग को भेज चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको जहाँ दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, मतलब जिसकी सरकारी नौकरी होती थी, उनको मनसबदार कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी। इसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मतलब जात के हिसाब से नौकरी और पद मिलते थे। जो उन्हें उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मुहर उहर कुछ लगता होगा उस टाइम पे, लेकिन पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर शासन करते थे। उनके पास जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। सरकार के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बरकरार रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीर की संख्या में कमी हो गई। मतलब जागीर लोग उनकी इंटरेस्ट खत्म हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके
अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। जब्त और जागीर। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। राजस्व मतलब जो राज्य से वसूला जाता था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदार के रूप में राजस्व लेते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल ही एक शब्द जागीर जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर लिया जाता था। मतलब हर व्यक्ति को एक लिमिट बनाया था जितना उन लोगों को कर देना ही होता था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक ही हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहते हैं। मतलब अपने सवारों के साथ एक मनसबदार का अभियान देखिए, ये रहा, जा रहा है युद्ध करने। कहा जाता है यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर रहे थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। देखिए लोग, ये सैनिक है जो कैसे लोगों को मार रहे हैं और जबरदस्ती धन बटोर रहे हैं। ये पेट्टू सरदार है, ये सैनिक है, ये आम जनता है। जैसे आज की दशा नेताओं के सामने आम जनता की हो गई है। आम जनता ही चुनती है सरकार को और सरकार आम जनता को ही मतलब पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे यहाँ जागीर के समय के भ्रष्टाचार दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, रिश्वत मतलब घूस लेना, कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। एक अधिकारी है जो जबरदस्ती उससे मार पीट कर और उससे धन मतलब ऐसी कर ले रहा है जबरदस्ती। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसे नोट कीजिएगा कॉपी में। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्ष है अकबरनामा।
पहला है अकबरनामा। जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान, और दूसरी अकबरनामा मतलब पूर्वज जो दादा परदादा थे उनके बातों को लिखा गया है। और दूसरी अकबर के शासन काल की घटना और वितरण, मतलब अकबर के शासन काल में कब क्या कैसे हुआ उसके बारे में। दूसरा, पहला में हो गया पूर्वज के बारे में, दूसरा में हो गया अकबर के शासन काल में। अब तीसरी जिल्द आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विभिन्न प्रकार की चीजें, फसलें, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय वितरण। देखिए ये अकबर है और इसके चारों पार्टी सभाएं चल रही हैं। अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको वो समय समय पर सहयोग दे रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा गया। और बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान चौकोर मुहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश गोल मुहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप में महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला है, मतलब अच्छी महिला। इतना ही छोड़ देंगे, ये लास्ट है। सुलह एवं कुल। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में वही वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की जगह है, इसलिए इसके एक विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्म के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचार के लिए जगह थी। यह अहिंसता का मार्ग था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीकों से सार्वत्रिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। चलिए 17वीं शताब्दी में हम लोग अगले वीडियो को देखें, 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। इसलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए उसके बाद जब हम यूट्यूब पर आएंगे तो आप लोग बता दीजिएगा किस चीज़ की प्रैक्टिस सेट करवा दें, क्योंकि एनसीईआरटी तो हम रिकॉर्डर आप लोग को दे रहे हैं, लेकिन उस समय आप लोग बता दीजिएगा किस चीज़ की हम सेट लगवाएं। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए बाय, जय हिंद।